Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बिस्तक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज इस शो में हमारे साथ रजत देवगन जी मौजूद है और हम यहाँ इस शो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 कारोबारी सत्र से जो हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं उसका असर आने वाले हफ्ते में क्या होगा। और खास करके हमारा फोकस इस शो में ये जानने की रहेगी, कोशिश हमारी ये रहेगी कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से हम बाजार में ये गिरावट का माहौल जो है वो देख रहे हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ऐसे कौन से वो कारण है जो बाजार को गिराने में जो जिसका बड़ा हाथ रहा है। देखिए, पोस्टमार्टम करने जाएंगे तो फिर कारण तो बहुत हैं, एक दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे कारण हैं। बैक टू बैक गिनवाना शुरू करता हूँ, लेकिन एपिसेंटर तो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध ही है। और ये शुक्रवार से एस्केलेट होनी शुरू हो गई थी चीजें, और हमारे मार्केट्स एकदम से कांपने शुरू कर गए थे। वैसे भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारते चले जाते हैं। सितंबर महीने में जैसे ही अक्टूबर सीरीज शुरू हुई तो ऊपरी स्तर पर जो झटके लगने शुरू हुए हैं अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, और बुल्स की कमर टूट के रह गई है। अभी हुआ ये कि पहले तो ये ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग दी, खबर आई थी मंगलवार को देर रात, और उस अगले दिन हमारे बाजार थे छुट्टी पे, लेकिन ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल कुछ ठीक था नहीं। और फिर जैसे ही हमारे मार्केट ओपन हुए तो उसके बाद वन वे ट्रैक पे बहुत भयंकर तरीके से टूटने शुरू हो गए। संभल पाना मुश्किल हो गया। इस हफ्ते अगर आप देखोगे तो 4.5% का गोता मार्केट में निफ्टी पे लगा है। निफ्टी बैंक भी 4.25% नीचे है, वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। तो ये तो हो गया इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन हुई उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला है, और दुनिया जहां के मार्केट पे देखने को मिला है। वैसे हमारे मार्केट जरूर से ज्यादा टूट रहे हैं। हमारे मार्केट चढ़े भी बहुत स्पीड से थे, अब टूट भी बहुत स्पीड से रहे हैं। फिर उसके बाद कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही कहीं पर भी इजराइल और ईरान से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो कच्चे तेल पे नजर चली जाती है। ये ना इस हफ्ते उतरा ही नहीं नीचे, ये एक तरफा चाल पकड़ गया, 8% ऊपर हो गया, और एक महीने के उच्चतम स्तर पे चला गया है ब्रेंट क्रूड ऑयल। बहुत एनालिस्ट ये मान रहे थे कि नहीं, ये डिमांड सप्लाई सिचुएशन जो है वो इतनी एनकरेजिंग नहीं है, क्रूड के दाम नहीं बढ़ सकते। लेकिन देखिए, बाजार चौंकाता है, तो इस बार क्रूड के बाजार ने चौंका दिया और वहां पर बहुत स्ट्रांग तेजी बनी। $78 पे पहुंच गया ब्रेंट क्रूड ऑयल, कहां पर $70 ही पार हो रहा था, $78 पार हो गया। और उसने भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को कर दिया कमजोर। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो ठीक होता नहीं है जी। फिर ऊपर से सेबी ने एफएनओ के नए नियम लागू कर दिए, और करना तो था रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा दूर एफएनओ से, लेकिन उसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि आपने भले ही लॉट साइजेस बढ़ाने के बारे में सोच लिया हो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ेगी तो रिटेल ट्रेडर्स को परेशानी होगी, तो रिटेल ट्रेडर्स दूर हो जाएंगे, ज्यादा वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन उसमें फिर ये भी था कि वीकली एक्सपायरी सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट की, एक एक्सचेंज पे एक ही इंस्ट्रूमेंट की वीकली एक्सपायरी होगी। जी। और आज ही खबर ये आई कि बीएससी ने सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स की एक्सपायरी को बंद करने का फैसला दे दिया है। तारीख उन्होंने बता दी है कि किस समय से सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स की एक्सपायरी बंद हो जाएगी वीकली। अब हुआ क्या कि अब एनएससी भी सर्कुलर जारी करेगा, लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वीकली एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स, रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो हैं ही, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी तो हैं। इंस्टीट्यूशंस भी यहां पर भर भर के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करते हैं वीकली एक्सपायरी पर। तो एक झटका इंस्टीट्यूशंस को भी लगेगा, उनके बिजनेस को भी लगेगा, जो बाजार नहीं पचा पा रहा है। वो हमको क्वांटम पता ही नहीं कि इंस्टीट्यूशंस को कितना बड़ा हिट लगेगा। क्या वो दोबारा इंडियन मार्केट्स में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे जैसे कि पहले होती थी मंथली एक्सपायरी, उस लिहाज से वॉल्यूम्स जनरेट होंगे, या फिर एक ही वीकली इंस्ट्रूमेंट में इतनी सारी वॉल्यूम जनरेट हो जाएंगे कि वो 5-6 वीकली इंस्ट्रूमेंट्स की भरपाई कर देगा। तो इंस्टीट्यूशंस के बिजनेस को भी हिट लगेगा, ब्रोकर्स के बिजनेस को हिट लगेगा। तो इस तमाम ऐसी चीजें हैं जो बाजार को थोड़ा नर्वस कर गए इस बार, और ऊपर से शुरू होने वाले हैं Q2 नतीजे। तो देखते हैं, ये सब चीजें जो है इस समय बाजार के लिए थोड़ा परेशानी बनी है। और खास तौर से अगर जैसे अब शुक्रवार का सत्र है, एक दिन की ये हम तेजी बर्दाश्त नहीं कर रहे, 2 दिन की छुट्टी है, फिर आएंगे सोमवार को, तो 2 दिन में कोई और खबर आ गई कहीं इजराइल ईरान से जुड़ी हुई, तो फिर सोमवार को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके कारण थोड़े ट्रेडर्स कॉशियस। बिल्कुल, जैसा कि सर ने हमको बताया कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है आज बाजार ने इतना
बाजार में आज हमको गिरावट वाला जो माहौल देखने को मिला और खत्म होते होते जो है सत्र हमको ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सर ने बताया कि इसके पीछे जो एक बड़ा कारण है, हम जिसके बारे में बात भी कर चुके हैं, इसराइल और ईरान के बारे में। और क्योंकि अब इसराइल इस बारे में सोच रहा है कि वो ईरान पर हमला करे या बदला ले उसी हमले का इसराइल, तो उसका क्या असर कुछ हमको देखने को मिलेगा। सर इसमें अमेरिका भी एक बड़ा रोल निभा रहा है और अमेरिका ने भी बोल दिया कि हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं इसराइल से लगातार, लेकिन अभी तक कोई फैसले पे इसमें नहीं पहुंच पाए। तो ये भी एक बड़ा पहलू है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े देश जो है इस जगह इस पूरे मसले में आपस नहीं, में जो बाइडेन ने ये बोल दिया कि इसराइल को पूरा हक है कि वो ईरान के ऊपर काउंटर अटैक कर दे, अपना बदला ले ले, लेकिन उनको ना उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला नहीं करना चाहिए। जी अगर वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करते हैं तो यूएस फिर इसराइल के साथ अ, उसमें नहीं है। फ्रंट पे नहीं वो होगा। वैसे उनके समर्थन में है, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करने के फेवर में नहीं है यूएस। अच्छा, फिर इस पूरे गेम में जो एक बड़ा पॉइंट निकल आया ना, तो वो निकल आया चाइना। जी। अभी तक कोई देख नहीं रहा था एशियन मार्केट्स में चाइना को, चाइना के बाजार बड़ी बुरी तरह पिट रहे थे। और वैसे भी ना हमने दुनिया जहां ने चाइना प्लस पॉलिसी अपना रखी है, चाइना प्लस वन पॉलिसी। तो और वो चाइना को निग्लेक्ट ही करी जाए, तो हो गया कि डी ग्रोथ देखने को मिली चाइना में बहुत तगड़ी। पर अभी क्या हुआ हाल फिलहाल में कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने स्टिमुलस देना शुरू कर दिया हाँ अपनी जी। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। अब स्टिमुलस देना शुरू किया तो उन्होंने अब ब्याज दरें घटानी, आर उन्होंने घटाया, जी। रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो 50 बेसिस पॉइंट से घटा दिया। अब ये घटा दिया तो घटा दिया, अब कहीं और ना घटा दे आने वाले समय के लिए। इस बार तो जो बोला वो करके दिखा दिया फटाफट। हम्म। और उसके बाद उम्मीद है कि चाइना में ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने स्टिमुलस दिया है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आ सकती है उनकी इकोनॉमी में। और जी। बहुत बीटन डाउन एसेट क्लासेस थी वहां पर, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और बाकी के उनके रियल एस्टेट प्राइसेस एकदम से बहुत बीटन डाउन थे। तो अचानक से वहां पर इनफ्लो बढ़ गया और इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो गया, भारतीय बाजार से निकलना शुरू हो गया। तो ये जो एंगल बन गया ना चाइना का, इसने इस बार गड़बड़ कर दी मार्केट में और उसी के कारण बहुत भयंकर तरीके से टूटे हम्म। भारतीय बाजार। सोच पाना मुश्किल हो रहा था कि एक स्टिमुलस इतना ज्यादा डैमेज कर सकता है। चाइना ने दिया स्टिमुलस, और चाइना की इकोनॉमी तो कई गुना है ना इंडियन इकोनॉमी से, तो वहां पर स्टिमुलस एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो एफआईज ने थोड़ा अपना गेम प्लान चेंज कर लिया और चाइना की ओर रुख कर लिया। और अभी तो ये सोचो कि चाइनीज मार्केट इस हफ्ते छुट्टी पे है, हम्म। तो अभी तो प्रोग्रामिंग पूरी चली ही नहीं उनकी, तो वो अगले हफ्ते आएंगे जब वापस। तो जब ये छुट्टी पे गए तो उससे पहले 2-3 दिन तो ऐसे भयंकर भाग रहे थे उनके मार्केट। अब जो छुट्टी पे आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, मैं तो वही सोच रहा हूँ। जी। तो ये भी चाइना का एंगल भी है जो इस समय बाजार को बहुत नर्वस कर रहा है, ट्रेडर्स को। बिल्कुल। सर मैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था जो आपने खुद ही एड्रेस कर लिया है यहाँ पे, लेकिन सर यहाँ पे मैं अब इस दिशा में लेके जाना चाहती हूँ कि सवाल जो ईरान ईरान और इसराइल वाला जो मामला चल रहा है और दूसरी तरफ जो चाइना को स्टिमुलस मिल रहा है, इन दोनों में सबसे ज्यादा भारी अगर हम देखने जाए कि भारतीय बाजार के लिहाज से कौन ज्यादा भारी पड़ेगा भारत पे, तो उस पर क्या आपकी राय रहेगी। चाइना का स्टिमुलस ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है हम्म। इंडियन मार्केट्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे शेयर्स हैं, उनको ज्यादा वेटेज मिलती है एमएससीआई में एकदम से ना। अगर पिछला कुछ ट्रेंड रिकॉर्ड आप देखोगे तो चाइना के शेयर्स को धीरे धीरे करके कम वेटेज मिल रही थी एमएससीआई में, और हमारे शेयर्स को ऊपर वेटेज मिलती चली जा रही थी। एफआईएस का रुझान इंडियन इक्विटीज की तरफ बढ़ गया था। लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है, हम्म। और अगर आप इस वैल्यूएशन, जो एक मिसमैच हो रहा है, एक डिफरेंशियल क्रिएट हो रहा है, इसमें आप जो बहुत पिट गया है शेयर, उस कंट्री में अगर ये अनाउंस हो जाए कि स्टिमुलस दिया जा रहा है, तो भैया उनके शेयर्स एकदम से चढ़ने शुरू होंगे। बताओ, वहां से एकदम से खरीदारी होनी शुरू होगी। और फिर एफआई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़ा सा अपना वेटेज जो है उन शेयर्स की तरफ ट्रांसफर करेंगे, पैसा निकलेगा फिर जो शेयर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं उनमें से। तो बिल्कुल वही पैटर्न रिफ्लेक्ट हुआ। रिकॉर्ड स्तरों पे हमारे मार्केट थे, रिकॉर्ड स्तरों पे चाइनीज मार्केट नहीं थे। जी। हमारे मार्केट रिकॉर्ड स्तरों से उतर गए हम्म। और चीन के बाजार निचले स्तरों से चढ़ने शुरू हो गए। तो अगर आप मेरे को देखो, है तो दोनों ही गंभीर समस्याएं इस समय, इसराइल ईरान वाले भी, और चाइना में जो जी। स्टिमुलस हुआ वो भी भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव पैदा कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों में बोलोगे तो अगर तो दोनों कंट्रियों में से कोई एक भी बोले कि चलो बहुत हो गया, हमको अपने सिटीजन्स की बहुत चिंता है और हम नहीं चाहते कि युद्ध ज्यादा आगे बढ़े, हम्म। तो कच्चा तेल कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। ये थोड़ा ठंडा पड़ सकता है इशू। वैसे तो 1 साल से चल रहा है, ठंडा तो हुआ ही नहीं और गर्मा गर्म हो गया। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल की जो जो न्यूज आई चाइना वाली, उससे मेरे को लग रहा है ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे ना कि हांगकांग और चाइना के अलावा कहीं पर खरीदारी हो रही हो एशिया में। जी। तो ज्यादा बड़ी खरीदारी हो नहीं रही है एशिया में। हम्म। बिल्कुल।
तो विदेशी जो निवेशक है, एफआईआईज जो है, उनका भरोसा वापस जो है चाइनीज मार्केट की तरफ जो है बढ़ रहा है। और सर ने यहाँ पे एड्रेस भी किया कि क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से मतलब इसराइल और ईरान से बड़ी समस्या हमारे लिए चाइना का स्टिमुलस है। सर वापस भारतीय बाजार के तरफ आना चाहूंगी, और क्योंकि हमने देखा कि हमने 25,000 का लेवल जो है वो तोड़ दिया है, तो क्या इससे भी नीचे जाता हुआ हमको दिखेगा बाजार, और मतलब निवेशकों को किस बात के लिए फिलहाल तैयार रहना चाहिए सर? देखिए, हर जगह अब ये पब्लिश होने लग जाएगा, वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे। और इनफैक्ट हमारी भी जो अभी तक हमने कवरेज करी उसमें आपको पल पल की जानकारी दी कि देखिए बाजार पे स्थिति ठीक नहीं है, बाजार पे दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लीज और प्लीज थोड़ा अलर्ट रहिए, बढ़ चढ़कर अभी नहीं खरीदिए, लेवल्स आएंगे। लेकिन ना कभी कभी चीज हो जाती है ओवरडन, हम्म। और उसके बाद एक बड़े इवेंट से पहले ओवरडन हो जाती है, जैसे कि इस बार हुई है। बाजार ऑलरेडी करेक्ट हो गया है 4.5%। अगर अब 4.5% मार्केट नीचे है एक हफ्ते में, और मुझे याद ही नहीं आ रहा कि ऐसी भयंकर बिकवाली इंडियन मार्केट्स में परसेंटेज टर्म्स में कब दिखी हो। तो जी। मुद्दा यही है कि परसेंटेज टर्म्स में इतनी स्ट्रांग बिकवाली, 4.5% आपका इंडेक्स एक सिंगल ट्रेड, एक सिंगल वीक में नीचे है। तो उस कारणवश मैं कह रहा हूं कि मेरे ख्याल से ये हुआ होगा जून 2022 के आसपास हुआ होगा, या हाँ उसी उसी टाइम पे हुआ होगा। एक बार तो अभी आई थी ये रीसेंट करेक्शन जो आई थी, वो इलेक्शंस के टाइम पे आई थी, जो उसको जी। एब्जॉर्ब कर लिया था। उस हफ्ते भी नहीं हम गिरे हम्म। थे, निचले स्रोत से बहुत ही तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। लेकिन ये जो इस बार की बिकवाली है उसने बिल्कुल ट्रेडर्स को ट्रैप किया है। लेकिन अब इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, इन स्तरों पर देखिए हड़कंप मत मचाइए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, हम ये सपोर्ट जोन्स हमको टेस्ट करने ही थे। 25,000 का स्तर टेस्ट करना ही था। जी। 24,700 से लेकर 25,000 की एक रेंज बैठती है जहां पर बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना ही था। अब समय लग सकता है बस, क्योंकि इस हफ्ते रियल्टी इंडेक्स 8% के करीब नीचे है, ऑटो 6% नीचे है, एनर्जी 5.5% नीचे है, फाइनेंशियल 5% नीचे है, एफएमसीजी तक गिर गया। तो समय हम्म। लग सकता है इस दुख को बर्दाश्त करने में। लेकिन बाजार को आप देखोगे धीरे 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 करके बाजार स्टेबल होने की कोशिश जरूर करेगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ 5 निफ्टी के स्टॉक्स चढ़े हैं, बाकी सबके सब लालम लाल हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत में आया रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो सबसे बड़ा स्टॉक है बाजार का, उसी का स्टॉक 9% नीचे है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बाजार संभलने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आरबीआई की हम्म। पॉलिसी आनी है अगले हफ्ते। और बिल्कुल। आरबीआई की पॉलिसी 9 तारीख को आएगी। 7, 8 और 9 को एमपीसी की बैठक है। तो 9 तारीख को जो भी फैसला आरबीआई लेगा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देगा। इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में कम हो गए हैं, लेकिन इस बार आरबीआई कम करेगा कि नहीं, इसके ऊपर अभी भी ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि नहीं करेगा आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट। लेकिन कर दिया तो बूस्टर डोज मिल जाएगा मार्केट को। वैसे हमारी स्थिति इंटरेस्ट रेट्स कम करके ग्रोथ इंजन को दोबारा शुरू करने की नहीं है। जी। हमारी ग्रोथ इंटैक्ट है। तो आरबीआई के पास स्कोप है कि वो इस बार ना करें, लेकिन उसके बाद फिर अगली पॉलिसी में हो सकता है कि वो ब्याज दरों को कम करने के बारे में सोचें। उनकी कमेंट्री बहुत अहम होगी आरबीआई गवर्नर की। फिर दूसरा एक और ट्रिगर है, दैट इज Q2 रिजल्ट्स। हम्म। और Q2 रिजल्ट से पहले बाजार बहुत बहुत हल्का हो गया है। जी। तो जी। अब जिन जिन कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं उनके स्टॉक्स में एकदम से जब बाजार रिवर्स करेगा ना, हम्म। तो वो वाले स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, वो वाले सेक्टर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। नए खिलाड़ी निकलेंगे बाजार की इस अगली रैली में। लेकिन ये थोड़ा टाइमिंग करना कि बाजार क्या यहाँ पर एकदम से बॉटम आउट हो जाएगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। पर एक लेवल ऐसा आता है एक बड़े इवेंट से पहले जहां पर सपोर्ट्स निकलते हैं। 50 दिन की औसत पे आप टकरा रहे हो आके जी। निफ्टी पे। और हम बार बार बोल रहे हैं 24,700 से 25,000 का एक रेंज थी जिसको आपको टेस्ट करना था, वो आपने टेस्ट कर लिया। तो मुझे लग रहा है बाजार थोड़ा ओवरडन हो गया। ऑप्शंस में भी यही दिखेगा आपको कि पुट कॉल रेशियो एकदम से 0.5 के आसपास निफ्टी का पहुंचता हुआ नजर आया। एफआईएस की पिछले सत्र में 4 साल में सबसे बड़ी बिकवाली दिखेगी आपको, हर तरफ आपको नेगेटिव ही नेगेटिव दिखेगा। ऐसे में ही अपॉर्चुनिटी निकलती। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, क्यों भारतीय बाजार गिर रहा है, किस क्या आगे कुछ हो सकता है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। सर एक और एक लाइन में मतलब मैं आपसे सवाल ये समझना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले हफ्ते में क्या रणनीति अपनाकर चले इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्या आने वाले हफ्ते में भी हमको यही दिख रहा है कि बाजार ऐसे ही चलेगा, धीमी रफ्तार रहेगी, क्या कुछ रणनीति अपनाकर चले सर? देखिए, पिछली बार भी आरबीआई पॉलिसी से पहले ऐसी बिकवाली आई थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा आ गई, पिछली बार की क्वांटम से भी ज्यादा। और इस बार तो अलग अलग मुद्दे हैं ना। युद्ध का मुद्दा है, उसके बाद फिर चाइना का स्टिमुलस है, और उसके बाद फिर एफएनओ रूल्स का चेंज होना है। जी। तो ये सारी चीजें इकट्ठी एक साथ ही आ गई, तो एक तरीके से इतना नेगेटिव न्यूज फ्लो के बीच में सब हफ्ते काम काज कर रहे थे।
लेकिन अब 4.5% अगर नीचे, और रिलायंस का इंडेक्स 4.5% नीचे, रिलायंस का स्टॉक 9% नीचे, श्रीराम फाइनेंस जो एकदम से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मारा था 7% नीचे, बजाज ऑटो 7% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 7% नीचे। ये जरूरी नहीं कि स्टॉक 7% नीचे तो अगले 7% नीचे नहीं जा सकते, पर आप ये सोचो कि अगर आप ये स्टॉक्स एक हफ्ता पहले खरीदते तो आपको ये सब इतने उतने ऊपर मिल रहे होते ना। जी अब रिलायंस वहां से 9% नीचे मिल रहा है, तो अब हाथ लगाने का समय आया कि नहीं आया? अगर आपने सपोज करो 100% अगर एलोकेशन किसी कहीं पर करना हो, तो उसमें से एटलीस्ट 20-25% अभी नहीं करोगे, तो फिर अगर महंगा होगा तो उसके बाद सोचते रहोगे कि मैंने क्यों नहीं किया था। जी समय कितना लगता है ये कोई नहीं बता सकता स्टॉक मार्केट पे रिकवरी पे, और कब आएंगे। पर अभी बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है ना, तो ऐसे माहौल में ही आपको धीरे धीरे करके एलोकेशंस करनी पड़ेंगी, तब जाके जब बेहतर समय आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बस ये पहला हफ्ता था जहां पर इतना तगड़ा बियर अटैक हुआ है। ये मेरे को लग रहा है कि कुछ समय तक हो सकता है जारी रहे, लेकिन इतनी गिरावट नहीं। कंसोलिडेशन का फेज, टाइम बाउंड करेक्शन जिसे कहते हैं, वो आ सकती है मार्केट में, और उसके बाद आप देखोगे आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार धीरे धीरे पिकअप करता हुआ नजर आएगा। तो फिर ये मौका छूट ना जाए, इसके चलते अगर आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, एलोकेशन जारी रखो, थोड़ी सी एसआईपी अपनी बढ़ा दो ऐसे फेज में। और अगर आप स्टॉक्स लेना चाहते हो तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में धीरे 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 करके पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचो। बाजार ने मौका दिया है, लेकिन थोड़ी ग्लोबल टेंशन की वजह से इस बार जरूर से ज्यादा बिक गया मार्केट। और मुझे लग रहा है कि एक बार 24,700-25,000 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। नहीं तो फिर तो उसके बाद फिर डाउन साइड खुली है, फिर तो आप जो मर्जी लिख लो, 24,400 लिख लो, फिर तो 24,000 लिख लो, जो लिखना है लिख लो। लेकिन हमने बहुत बार देखा युद्ध की स्थिति, बहुत बार ऐसे इवेंट्स आते देखे हैं, मार्केट ने उसके बावजूद रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगाया था। बस टाइम चाहिए, मार्केट हमेशा टाइम मांगता है। जी अगर आपने टाइम दे दिया, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लोअर लेवल पे लिए, तो हर चीज आपके फेवर में रहेगी। हिम्मत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो फिलहाल तो हमने इस वीडियो में काफी सारे डिस्कशन किए। हमने बताया कि क्या इसराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, उसके वजह से क्या क्रूड ऑयल के कीमतों पे हमको असर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ भारतीय बाजार पर उसका क्या असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी बात की कि चाइना का स्टिमुलस भारतीय बाजार के लिए कितना बड़ा ट्रिगर बन के साबित मतलब ट्रिगर साबित हो सकता है, क्योंकि अब एफआईआई का जो इंटरेस्ट है वो फिर से चाइना की तरफ जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। तो हमने आपको इस बारे में बताया भी, खास करके क्योंकि अब भारतीय बाजार फिर से गिरने की कगार पे है। लेकिन अब सर ने ये भी आपको बताया कि आपको क्या कुछ ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, क्या आप क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिसको आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो से इतना ही, लेकिन आप बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।